स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय की सरकार बनने के बाद और बहुमत साबित होने के बाद अब एनडीए गठबंधन की पार्टी एआईएडीएमके के अंदर हो गया जोरदार तरीके का बवाल। दोस्तों बताएंगे एक एक करके कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यहाँ तक कि विधायकों तक को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों बताएंगे कैसे आपस में फूट के बाद अब कानूनी पेच में फंस रहा है एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है। एनसीपी अजित पवार ग्रुप के साथ में एक बड़ा खेला दोस्तों, 22 विधायकों के पलटी मारने को लेकर किया गया ऐसा दावा दोस्तों, जिस पर अब चर्चाएं हो गई है चारों तरफ तेज। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रतीक यादव के मौत के मामले को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद अब आखिरकार रिपोर्ट आई है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से शक शंकाएं लोगों की बढ़ती जा रही है और एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में दो काम एक साथ हुए हैं, एक तो थालापति विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बहुमत साबित कर चुके हैं, और दूसरा एनडीए गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी यानी जिसके भरोसे बीजेपी तमिलनाडु में राजनीति कर रही थी दोस्तों, वो पूरी तरीके से टूट के बिखर चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर जब सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, यानी दोस्तों जब थालापति विजय विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करेंगे तो उनको कितना समर्थन मिलेगा दोस्तों, और आखिरकार बता दिया गया। और जो आंकड़े आए हैं वो ये है कि 144 से ज्यादा विधायकों ने उनको समर्थन करते हुए एक तरफा मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बोला दोस्तों, यानी पूरी तरीके से 118 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन 144 के बहुमत के साथ में उन्होंने विधानसभा के अंदर अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर दी है दोस्तों। और अगले कई दिनों तक कोई सवाल नहीं उठाएगा कि थालापति विजय के पास बहुमत है या नहीं है, क्योंकि 144 का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। लेकिन एक और थालापति विजय आधिकारिक तौर पर मजबूत मुख्यमंत्री बन गए हैं, सारी पावर उनको मिल गई है क्योंकि उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु के अंदर बची कुछ उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि एक और थालापति विजय को एक पूरे ग्रुप ने यानी एआईएडीएमके एक पूरे ग्रुप ने 25 विधायकों ने समर्थन करते हुए उनका आंकड़ा 144 पहुंचा दिया दोस्तों। तो दूसरी ओर पार्टी की तरफ से अब एक बवाल की जानकारी सामने आ रही है। तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके पार्टी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से महासचिव एडापाडी पलानीस्वामी यानी ईपीएस के आदेश को जारी करते हुए थालापति विजय का समर्थन करने वाले पार्टी के पदाधिकारियों को और उनके पार्टी के सभी लोगों को दायित्व से हटाने का फैसला ले लिया गया है दोस्तों। एसपी वेलुमड़ी सहित सारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी पद से मुक्त कर दिया गया है दोस्तों। एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व में बगावत हुआ था और के साथ में शनमुगन भी थे और विजय भास्कर भी थे। इन तीनों को एआईएडीएमके पार्टी ने सारे पोस्ट से सस्पेंड कर डाला है दोस्तों, यानी इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और नथम विश्वनाथन को एआईडीएमके के उप महासचिव के पोस्ट से और डीडी गुल को पूर्व जिला के सचिव के पोस्ट से हटा दिया गया है दोस्तों। सीवी शनमुगन को संगठन के सचिव और वेलुपुरम जिला सचिव के पोस्ट से हटा दिया गया है। तो अब एआईएडीएमके पार्टी ने एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए थालापति विजय का समर्थन करने वाले लोगों को लाइन में लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि 30 बागी विधायकों को उनके पोस्ट से हटाया जाए, ये मांग करते हुए दोस्तों एक एप्लीकेशन भी स्पीकर को दी गई है, क्योंकि ये जो 25 विधायक बागी हुए हैं इनको 32 का आंकड़ा चाहिए था अगर ये खुद से फैसला लेना चाहते हैं तो, लेकिन इनके पास 32 का आंकड़ा नहीं है। तो मध्य प्रदेश 2020 का फैसला और कर्नाटका 2019 के कोर्ट के फैसले के आधार पर स्पीकर से कहा गया है कि इन 25 के 25 विधायकों को सस्पेंड कर दो, या एकदम सटीक शब्दों में बोले दोस्तों तो इनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है, यानी इनकी विधायकी छीन ली जाए, दोबारा से उपचुनाव 25 सीटों पर हो, यह मांग की गई है स्पीकर से दोस्तों। और अगर स्पीकर तुरंत फैसला नहीं लेते तो पलानीस्वामी इस मामले को लेकर जाएंगे अलग अलग कोर्ट के अंदर। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से इनको पूरा सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है पलानीस्वामी को। तो हो सकता है कि 25 के 25 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाए दोस्तों। 6 महीने के अंदर ही आप देखेंगे 25 सीटों पर फिर से विधानसभा का चुनाव होता हुआ नजर आएगा। और ये सारे के सारे अगर थालापति विजय के समर्थन से लड़ गए तो पूरा चुनाव फिर एक तरफा थालापति विजय के समर्थन में हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में एक और 6 महीने के अंदर चुनावी संघर्ष की शुरुआत तमिलनाडु के अंदर होते हुए नजर आ रही है। अब देखते हैं स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है दोस्तों। और ये बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई कही जा सकती है। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि एनसीपी के अंदर जब से सुनेत्रा पवार चुनाव जीती है, बारामती के अंदर उनको जबरदस्त तरीके की जीत मिली है, तब से दो नेताओं को अलग थलग रखा जा रहा है। एक तो प्रफुल्ल पटेल, दूसरा सुनील तटकरे। ये दोनों के दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी है दोस्तों, यानी अमित शाह के इशारे पर काम करते हुए एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगते आए हैं। और सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के ऐसे नेता है जिनके पास पार्टी के अंदर अच्छी खासी पकड़ है और अमित शाह के कहने पर काम करते हैं। इसीलिए परिवार चाहता है, यानी पवार परिवार चाहता है कि उनके पास पूरी
पूरी कमान हो पार्टी की, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पास कोई जिम्मेदारी ना हो, इसीलिए दोनों का अलग थलग किया जा रहा है। और अब रोहित पवार ने एक बड़ा दावा करते हुए नए तरीके का राजनीतिक बम फोड़ा है। दोस्तों रोहित पवार यानी शरद पवार के पोते ने और अजित पवार के भतीजे ने कहा है कि वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनसीपी गुट के 22 ऐसे विधायक हैं जो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। और ये बात एकदम तय है क्योंकि इन लोगों की बीजेपी से बातचीत चल रही है। रोहित पवार के इस बयान के बाद एनसीपी के प्रवक्ता ने खंडन करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। एक सवाल के जवाब में रोहित पवार ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पटेल और तटकरे बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है। बाकी जो 22 विधायक है उनको साथ में ये लोग लेकर जाएंगे और एकनाथ शिंदे के कुछ विधायक ने भी मन बना लिया है कि वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। यानी दोस्तों कहे तो भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों को तोड़ने की जगह, यानी एक साथ तोड़ने की जगह, इनके लोगों को अपने पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के छाते के अंदर लेकर आकर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले। वरना अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक टाइम में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी और 90-80 पर ही निपट जाती थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का 90-80 के आसपास होता था दोस्तों, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा टप जाती है दोस्तों। तो बीजेपी को महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाना, इसके लिए जरूरी है कि संगी साथियों को निपटाया जाए और उस पर काम भी चल रहा है। अगर आप भी मानते कि रोहित पवार जो बोल रहे हैं वो बात एनसीपी वालों को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आने वाले समय में उनके सामने एकदम आ जाएगा और तब तो विश्वास करना पड़ेगा। साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति में थालापति विजय का दबदबा दोस्तों एक तो चुनाव जीतने के टाइम पर था, लेकिन उससे बड़ा दबदबा उनका बीते दिन था जब उन्होंने 108 विधायक होते हुए 144 विधायकों के समर्थन से अपनी सरकार की बहुमत साबित कर दी है दोस्तों। एक तरीके से रिकॉर्ड बहुमत दिखाकर उन्होंने अपना दबदबा मनवाया है और सरकार पूरी तरीके से स्थिर है और डंके की चोट पर आगे बढ़ रही है दोस्तों। और इसीलिए कह सकते हैं कि थालापति विजय को ताकत मिली है 144 विधायकों के समर्थन के कारण, और ये कहीं ना कहीं थालापति विजय को आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा मजबूत करेगा दोस्तों और बड़े फैसले लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करेगा। क्योंकि अब उनको विधानसभा के अंदर अगर कोई बिल पास करवाना है तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि उनके पास 108 विधायक है या 117 विधायक है, 16 विधायक है, 18 विधायक है, ये गिनती नहीं करनी पड़ेगी। 144 विधायकों का समर्थन है, यानी वो समझेंगे कि 20 विधायक भी इधर से उधर हो जाएंगे तभी तो आराम से बिल पास करा सकते हैं। बहुमत का आंकड़ा तो उनके पास पूरी तरीके से मौजूद है। तो एक तरीके से दोस्तों थालापति विजय के कॉन्फिडेंस के लिए, उनके विश्वास के लिए भी ये बात काफी जरूरी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हमारे देश के अंदर दोस्तों राष्ट्रवाद एक ही तरफ चलता है, यानी भाजपा वाले ही देश के अंदर सबको राष्ट्रवाद का टिकट बांटते हैं, बाकी आरएसएस वालों का जो मन करता है वो करते हैं दोस्तों। और जब आरएसएस की बात आती है तो बीजेपी अपने मुंह पर टेप लगाकर, फेविकॉल लगाकर बैठ जाती है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया दोस्तों। दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी करते हुए कि पाकिस्तान के साथ में भारत को अपने संबंधों को पूरी तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए, संपर्क होते रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक महासचिव कह सकते हैं दोस्तों होसबोले, वो कहते हैं कि हमारी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक उम्मीद है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अंततः नागरिक समाज के रिश्ते ही काम आएंगे क्योंकि हमारे बीच सांस्कृतिक संबंध और हम कभी एक राष्ट्र रहे हैं। यानी पाकिस्तान को लेकर आरएसएस के लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है दोस्तों और एक तरीके से आरएसएस वाले पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती बन रहे हैं दोस्तों। अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता कि हमको पाकिस्तान के साथ में संपर्क रखना चाहिए तो अब तक भाजपा वाले बवाल कर रहे होते और दफ्तरों में तोड़फोड़ करने पहुंच जाते दोस्तों। लेकिन आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नंबर 2 नेता कहे जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले द्वारा दिए गए बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई है दोस्तों। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनकी हालिया अमेरिकी यात्रा के बाद आरएसएस और उनके ऊपर यह असर हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के हिमायती बन रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कर्नाटका के अंदर और केरल के अंदर हर जगह पर आपस में इतना विवाद है कि कांग्रेस पार्टी अभी तो केरल के अंदर चुनाव जीतने के बावजूद 100 का आंकड़ा पार करने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जोरदार गुटबाजी है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के अंदर के विवाद को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, जबकि यही वही नरेंद्र मोदी है जिनकी पार्टी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जीतने के बाद 50 दिनों तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई। यानी लगभग 1.5 महीने या उससे ज्यादा तक बीजेपी अपना व्यक्ति तय नहीं कर पाई कि किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है और नरेंद्र मोदी दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों। अभी सोचिए 4 ही तारीख को रिजल्ट आया है, बमुश्किल 10 दिन हो पाएंगे केरल के अंदर जब कांग्रेस पार्टी नाम का ऐलान कर देगी। यानी आज 14 तारीख है और 10वां दिन है आज, और कांग्रेस पार्टी पूरी उम्मीद है कि आज ऐलान कर देगी। जयराम रमेश ने जानकारी दिया है, उन्होंने कहा है कि हमने सीएलपी की बैठक के बाद सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, आपस में सहयोगियों से बातचीत कर ली है, सब कुछ काम हो चुका है और हम लोग इसकी घोषणा 14 तारीख को करेंगे। यानी आज घोषणा होने जा रही है दोस्तों। केवल 10 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नाम के घोषणा करने का ऐलान
कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में 50 दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए, वे लोग अब ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में खुद ही इतनी गुटबाजी है दोस्तों। मोदी और अमित शाह दो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट अब सामने आ गई है दोस्तों। मेडिकल भाषा में रिपोर्ट को लेकर जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके निधन का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, फेफड़ों और नसों में थके जम जाने के कारण से फेफड़ों और दिल ने काम करना बंद कर दिया और शरीर का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, यानी पूरी तरीके से टूट गया दोस्तों। डॉक्टर ने जांच को पुख्ता करने के लिए विशरा और हार्ट के अंगों को केमिकल और तमाम तरीके के अन्य चीजों के लिए यानी टेस्ट करने के लिए सुरक्षित रख लिया है दोस्तों, और भी ज्यादा टेस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर इसका इंतजार हमको यानी विशरा रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक जो पीएम की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कई जगह पर चोट के निशान दिखे हैं, जो पुरानी चोट बताई जा रही है। हृदय गति रुकने के कारण निधन की पुष्टि की गई है दोस्तों, और बीमारी की वजह से बाएं और पैर के अंगूठे का नाखून नीला पड़ा हुआ था। इस तरीके की बातें भी सामने आई है। कुल मिलाकर कई तरीके के संदेह अभी भी है दोस्तों। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि वो देखेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है, परिवार और कानून की मदद से आगे बढ़ेंगे इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके का विवाद था और परिवार के अंदर खासकर अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच में उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है दोस्तों, आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद के बीच में नोकझोंक हो गई। दरअसल हुआ ये दोस्तों की मंच पर भिड़ गए ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद। आपको अहंकार हो गया है, ये बयान दिया गया दोस्तों। मंच पर भिड़े ऊर्जा मंत्री और सपा के सांसद। मेमू ट्रेन के उद्घाटन के दौरान मंच पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और सांसद राजीव राय आपस में एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए दिखाई दिए दोस्तों। सपा के सांसद ने उंगली दिखाते हुए कहा कि मंत्री जी ये ठीक नहीं है, मैं यहाँ का सांसद हूँ और ये घमंड ठीक नहीं है। यानी मंत्री उद्घाटन करने के लिए आए थे दोस्तों और सांसद को भाव नहीं देते। इस बात को लेकर काफी ज्यादा भड़क गए सांसद। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को प्रोटोकॉल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये तरीका गलत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केजरीवाल ने आम जनता को और खासकर दोस्तों जो जनजी आबादी है, जो युवा आबादी है, उनको एक मैसेज भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों से, खासकर युवाओं से, जनजी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दिन रात तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर लीक हो गया है। आप लोगों को नेपाल और बांग्लादेश के जनजी से सीखना चाहिए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया, तब जाकर उनको न्याय मिला। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जनजी लोगों को आंदोलन करना चाहिए ताकि मिनिस्टर को, मंत्री को पोस्ट से हटाया जाए। नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान संजय सिंह भी मौजूद थे और सौरभ भारद्वाज भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जनजी लोगों से प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं और बात एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो बीजेपी के केंद्र के मंत्री वही थे, धर्मेंद्र प्रधान। आज भी धर्मेंद्र प्रधान ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले भी जब लीक हो चुका है और सीबीआई जांच और तमाम तरीके की बातें की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई ना तो मंत्री पर किया गया ना अधिकारियों पर किया गया तो कैसे माना जाए कि 2026 में जो लीक हुआ है तो इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, और अगर 2026 में कार्रवाई नहीं की गई तो अगली साल फिर लीक होगा। लीक तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि अगर अधिकारियों पर, मंत्रियों पर एक्शन नहीं होगा तो सरकार पूरी तरीके से तंत्र को बदलना नहीं चाहती और एक तरीके से सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर जनजी लोगों से कह रहे हैं कि आपको सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर मंत्री को पोस्ट से हटाया जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और जीते थे, दोनों की दोनों सीटें जीत गए थे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 15,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते दोस्तों। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। दोनों में से कोई एक सीट उनको चयन करना था। ऐसे में अब नंदीग्राम से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि अपने किसी करीबी को ही शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि नंदीग्राम से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी मात्र 2,000 वोटों से जीते थे दोस्तों। इस बार लगभग 9,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी उपचुनाव में ये सीट तो निकाल ही लेंगे, लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का वो क्षेत्र है पूर्वी मेदिनीपुर का, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अब हो सकता है कि क्षेत्र की जनता नाराज हो जाएगी। उन्होंने जिस नेता को इतना ज्यादा सम्मान किया, वो नेता आज मुख्यमंत्री बन गया तो उनका छोड़कर कहीं और चला गया, भवानीपुर चला गया। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने एक बयान दिया दोस्तों। सरसंघ चालक यानी RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले के पाकिस्तान संबंधी टिप्पणी को लेकर तिवारी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब तक ऐसा क्या बदलाव आ गया कि पाकिस्तान
के साथ बातचीत करने की जरूरत महसूस हो रही है संघ वालों को। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या संघ ऐसी किसी बड़ी शक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है जो सारे गलत कारणों से पाकिस्तान के तज्ञ बनी हुई है। पीटीआई वीडियो से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, दोस्तों पाकिस्तान के साथ गतिरोध को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है लोगों से आपस में संपर्क करना, यानी सिविल सोसाइटी के लोगों को पाकिस्तान के और इंडिया के सिविल सोसाइटी को आपस में बातचीत करनी चाहिए। इस बात के हिमायती बने हुए हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इनके बारे में। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को बांग्ला पक्ष के नेता गार्गा चटर्जी को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चटर्जी के खिलाफ मुख्य आरोप मतदान के दिन उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई उन पोस्ट से संबंधित है जिसमें उन्हें ईवीएम की कार्य प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदन ने लाल बाजार में पत्रकार को बताया कि उनके खिलाफ शिकायत कोलकाता उत्तर के जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ ने दर्ज करवाया था। ऐसे में दोस्तों अब ये जो गिरफ्तारी हुई है इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस नाराज इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से बांग्ला एक्टिविस्ट थे, बंगाल समाज के लोग कल्चर की बातें करते थे और भाषा की बातें करते थे, लेकिन इनको गिरफ्तार करना अपने आप में तृणमूल कांग्रेस और सांस्कृतिक तौर पर बंगाल के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ माना गया है। दोस्तों ऐसे में बंगाल पक्ष के संस्थापक गार्गा चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर महुआ मोइत्रा से लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने नाराजगी जताई है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिन 4 विधायकों ने वोट कैंसिल करवाए हैं अंदरूनी रूप से उनकी ताकत छीन ली गई है। यानी हरियाणा के अंदर 9 लोगों के वोट को लेकर कुछ फैसले लिए गए थे दोस्तों, यानी 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में वोट किया था, 4 ऐसे थे जिनका वोट कैंसिल हो गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सबको ट्रेनिंग दी थी कि कैसे वोट देना है। तो ऐसे में जो 4 विधायक हैं जिनका वोट कैंसिल हुआ था, तो उनके बारे में एक चीज थी कि उन्होंने हो सकता है कि गलती की हो, इसलिए उनका वोट कैंसिल हो गया और फायदा बीजेपी को मिल गया। इसी बात पर ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है कि इनकी ताकत कम करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इकलौते ब्राह्मण एमएलए को राज्य के संगठन के सृजन की जिम्मेदारी पहले दी गई थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई है। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उन सारे लोगों को बता रही है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, इसीलिए सबके साथ उसी तरीके से न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है जैसा होना चाहिए और संगठन उसी हिसाब से नेताओं को भाव देता है। साथ साथ दोस्तों बार बार विधायक के पास शिकायत लेकर गए लोगों की हमारे यहाँ साफ सफाई करवा दो, बहुत गंदगी है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हरियाणा के अंदर आम जनता ने विधायक को सबक सिखा दिया है। विधायक के दफ्तर के बाहर लाकर पूरी ट्रोली में कूड़ा भरकर गिरा दिया गया दोस्तों। प्रमोद कुमार विज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, पानीपत शहरी के उनके दफ्तर के सामने लाकर पूरा कूड़ा पलट दिया गया है दोस्तों। और बार बार विधायक से बोला जाता है कि साफ सफाई का काम करवाइए, लेकिन विधायक सुनने को तैयार नहीं था। तो कोई दूसरा तरीका था भी नहीं, तो फिर ऐसा किया गया है। आप लोग इस पर अपनी जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भगवत मान जाने वाले हैं भजन लाल के रास्ते, ये दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा दोस्तों। रविंद्र सिंह सेरोन जो एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो दावा करते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है पंजाब में और अपने विधायकों के साथ में भगवत मान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, पूरी सरकार लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब ये दावे हैं दोस्तों। अब इन दावों पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर राष्ट्र हित में 2 रुपए और दाम बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। अमूल दूध के यानी 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिया गया है। नई दर 14 तारीख से यानी आज से लागू कर दी जाएगी। तो दाम लगातार देश में हर जो के बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। 2-2, 3-3 रुपए। आप सोचिए, लोग पहले तो महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर थे दोस्तों, उसके बाद गैस सिलेंडर महंगा हो गया और अब दूध पर भी 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो 2 रुपए 1 लीटर पर बढ़ाया गया है। ऐसे में 2 रुपए के हिसाब से देखें तो पूरे महीने में कितना तगड़ा झटका लगेगा दोस्तों आम जनता के लिए। और इससे कह सकते हैं कि हर चीज का दाम बढ़ता चला जा रहा है और बीजेपी वालों का इस पर कोई ध्यान नहीं है दोस्तों। केवल चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होता है तो कहते हैं तेल मत खाइए, तेल मत इस्तेमाल, ये और अब दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सुबह 10:30 बजे असम क्राइम ब्रांच की पुलिस पूछताछ कर रही है। ये अपडेट आई है दोस्तों, यानी बीते दिन परेशान करने के लिए क्राइम ब्रांच के लोग भेजे गए हैं असम से। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, इससे पहले भी अधिकारियों का एक पूरा ग्रुप भेजा गया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बाद में उन्होंने बेल ले लिया जाकर कोर्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता विश्व शर्मा तभी नहीं मान रहे दोस्तों। और हिमंता विश्व शर्मा अब एक बार फिर से सरकार बनने के बाद यानी शपथ लेने के बाद पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी पुलिस भेज रहे हैं, क्राइम ब्रांच भेज रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची पूछताछ करने के लिए। 11:30 बजे से लगभग 3:45 बजे तक उनको खाली बिठाकर रखा गया। फिर कमिश्नर और डीसीपी ने बारी बारी से पूछताछ की, फिर बिठाकर रखा गया है। तो एक तरीके से पवन खेड़ा को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और कैमरे पर जो बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा ने विवादित बयान दिया था दोस्तों, उसके बाद से पवन खेड़ा को जानबूझकर राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक नए तरीके का ओपन बीजेपी के नेताओं का अहंकार देखने को मिल रहा है दोस्तों। हिमंता विश्व शर्मा को लगता है कि उसको कोई चुनाव नहीं हरा सकता, लेकिन
इसी अहंकार के कारण कई सारे नेता चुनाव में हारते हैं और आने वाले दिनों के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को भी इसका एहसास होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस की ताकत का इस्तेमाल हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये बात तय है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जरूरत से ज्यादा मजबूत कार्रवाई के नाम पर प्रताड़ना करना, ये साफ तौर पर सरकार की ताकतों का गलत इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना है, वो भी पर्सनल मामला बनाकर, यानी खुद का मामला सुलझाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी पर इस तरीके की कार्रवाई एकदम गलत तरीका है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों सोचिए राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के लोग कितना उल्टा उल्टा बोलते हैं और झूठे झूठे दावे करते हैं, तो जब राहुल गांधी अगर कार्रवाई करने लगे तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि राजनीतिक बयानबाजी पर इस तरीके का एक्शन लेना साफ तौर पर भारत के संविधान में निहित आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पल पल की पूरी अपडेट आप तक लगातार इस तरीके से पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।